नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि वैजंती ने वासु के ऊपर हमला कर दिया था खंजर से और वो अपनी बेटी को बचाने के लिए वहां पर पानी में कूद जाती है, लेकिन उसे बचा लिया जाता है और वो भी यहाँ पर उसी गुप्त कक्ष में थी जहाँ पर जो कभी राजेंद्र का हुआ करता था। कमरे में हल्की सी रोशनी फैल चुकी थी। अंधेरे में डूबी दीवारें अब धीरे धीरे दिखाई देने लगी थी। वासु ने अपनी थकी हुई नजरें पूरे कमरे में दौड़ाई। उसकी आंखों में अभी भी एक नमी थी, लेकिन उस रोशनी के साथ उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी भी जाग उठी थी। उसे बार बार ऐसे महसूस हो रहा था जैसे इस कमरे में कोई मौजूद है, कोई ऐसा जिसे उसका दिल बहुत ही अच्छी तरीके से पहचानता था। वासु ने अपनी सांसें रोक ली। उसने धीरे से उधर देखा। राजेंद्र, उसका नाम उसके मन में कौंधा और उसी पल उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वासु अभी अपनी ही सोच में उलझी हुई थी कि तभी अचानक से उसके कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज आई। वासु का पूरा शरीर जैसे एक पल के लिए जम गया था इस आवाज को सुनते ही। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उस आवाज की दिशा में घुमाया और अगले ही पल उसकी आंखें सामने खड़े राजेंद्र पर टिक गई। वासु की तो मानो सांसें अटक गई थी, क्योंकि राजेंद्र तो अब इस दुनिया में नहीं था। उसकी आंखों में यकीन और अविश्वास दोनों एक साथ उतर आए थे। उसके होंठ कांपने लगे थे और अब वो कहती है, राजेंद्र, आप ठीक तो है ना? उसकी आवाज में चिंता और कहीं न कहीं उस इंसान को खो देने का डर भी था। राजेंद्र ने उसे कुछ पल देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उस दर्द के पीछे वासु के लिए वही पुराना एक अपनापन भी मौजूद था। उसने अब धीमी आवाज में कहा, क्या हालत बना ली है तुमने अपनी वासु? हाँ। वासु ने अपनी नजरें झुका ली। अब यहाँ पर राजेंद्र कहते हैं, मेरी वासु तो ऐसी नहीं थी, जिसे बुरे से बुरा वक्त भी नहीं तोड़ पाया, जिसने हर मुश्किल के सामने खड़े होकर उसका सामना किया था। आज मेरी वही वासु इतनी कमजोर पड़ गई है, मुझे यकीन नहीं होता। यह सुनकर वासु की आंखों से आंसू बह पड़े थे। इधर राजेंद्र अब उन्हें देखते हुए कहता है, उठो वासु, तुम्हें एक बार फिर से खड़ा होना होगा मेरे लिए। वासु ने अब अपनी नम आंखों से उसकी तरफ देखा। अब राजेंद्र आगे कहते हैं, जो कहानी तुम्हारी एक गलती से शुरू हुई थी, उसे उसके अंजाम तक पहुंचाने में तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। तुम अभी टूट नहीं सकती, तुम अभी हार नहीं सकती वासु, तुम्हें टूटने की इजाजत ही नहीं है। ये सुनकर वासु कुछ पल तक तो उन्हें देखती रही, फिर उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। उसने बांसुओं के बीच कहा, आपने तो मुझे बद्दुआ दी थी ना कि एक दिन कोई मेरा ही अपना मुझे धोखा देगा, तो अब आप ये क्यों कह रहे हैं? और ये कहते हुए ही उसकी आवाज बढ़ाई और कहती है, देखिए, आपकी बात सच हो गई। मुझे मेरी अपनी ही दोस्त ने धोखा दिया है। आपने बस मुझे वो श्राप दिए हुए कुछ घंटे ही हुए हैं और देखो कितनी जल्दी आपका श्राप सच भी हो गया। वासु ने अपने सीने पर अब अपना हाथ रखा और कहती है, लगता है दिल से निकली थी आपकी वो बद्दुआ, तभी तो इतनी जल्दी पूरी हो गई। राजेंद्र की आंखों में दर्द और भी गहरा हो गया। उसने अब तुरंत कहा, नहीं वासु, मेरी वासु कमजोर नहीं है। ये सुनकर तो वासु चुप हो गई और अब राजेंद्र अब उसकी तरफ देखते हुए ही कहता है, अब मैं यहाँ पर नहीं हूँ वासु, और मुझे एक बात अच्छी तरह से पता है कि मेरी वासु कमजोर नहीं है। मैं अब यहाँ पर नहीं हूँ। उसकी आवाज में विश्वास था, वही विश्वास जो शायद वासु को खुद अपने ऊपर से अब वो खो चुकी थी। और अब उसे आवाज आती है, उठो वासु, हमारे बच्चों को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे अपने भी बच्चे हैं और मेरे भी बच्चे हैं, उन सभी को तुम्हारी जरूरत है। ये सुनकर वासु की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। इधर राजेंद्र अब आगे कहते हैं, मेरे
यहाँ न होने से अब तुम्हारी जिंदगी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। तुम्हें अब उनके लिए खड़ा होना होगा। तुम्हें इन बच्चों के लिए खड़ा होना होगा, उन्हें संभालना होगा, क्योंकि अब उनका कोई भी इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि अब जब मैं उनके साथ नहीं हूँ तो कम से कम तुम उनके लिए एक सबसे बड़ी ताकत हो। ये सुनकर वासु कुछ नहीं कह पाई। उसकी आंखें बस राजेंद्र के चेहरे पर टिकी थी, जैसे वह उस चेहरे को अपनी आंखों में हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहती हो। इधर राजेंद्र के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और अब वो कहता है, और सुनो वासु, मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, मैं ऊपर आसमान में हूँ, उस एक अलग ही दुनिया में। मैं वहीं पर ही तुम्हारा इंतजार करूँगा। ये सुनकर तो वासु का दिल जैसे धड़कना भूल गया, क्योंकि वासु को सच में यकीन ही नहीं हो रहा था। इधर राजेंद्र अब बहुत ही शांत आवाज में कहते हैं, वासु याद रखना, यहाँ रहकर अगर तपस्या तुम्हारी है तो तुम ये याद रखना कि वहाँ रहकर इंतजार भी तो मेरा ही है ना। क्योंकि तुम यहाँ पर तब तक तपस्या देती रहोगी, तब तक मैं ऊपर आसमान में तुम्हारे आने का इंतजार करूँगा। भले ही यहाँ पर इस दुनिया में हम दोनों एक ना हो पाए। इन शब्दों में भी यहाँ पर वासु के भी अंदर से जैसे उसे तोड़ दिया था। उसने अब अपने आंसुओं को पूछने की कोशिश की, लेकिन आंसू तो उसका रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर अचानक उसके मन में अब वो वर्षों से दबा एक सवाल उठ खड़ा हुआ। वासु अब अपनी कांपती हुई आवाज में पूछती है, लेकिन आपने कभी मुझे अपने बच्चों की माँ बनने का सौभाग्य क्यों नहीं दिया था राजेंद्र जी? बताइए मुझे। राजेंद्र ये सुनकर कुछ पल के लिए तो बिल्कुल शांत हो गए। उनके चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता आ गई जिसे सुनकर वासु का दिल और भी बेचैन हो उठा। लेकिन राजेंद्र ने उस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस इतना ही कहा, आने वाले वक्त में तुम्हारे सामने सारा का सारा सच आ जाएगा वासु। अब ये सुनकर तो वासु हैरानी से उसकी तरफ देखती है कि आखिर कौन सा सच उसके सामने आएगा। और हैरानी में वासु अब कहती है, सारा सच? कौन सा सच? ये सुनकर राजेंद्र ने अपना सिर हिलाया, लेकिन अब वो कहता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें इंतजार करना होगा वासु। इतनी आसानी से तुम्हें पता नहीं चलेगा। बस वासु कुछ समझ पाती कि उससे पहले ही राजेंद्र ने अब एक ऐसी बात कह दी जिससे उसके भीतर एक नई बेचैनी पैदा कर दी। राजेंद्र कहता है, और हाँ, ये इंतजार शायद इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। ये इंतजार शायद 2 पीढ़ियों का भी हो सकता है। ये सुनकर तो वासु की आंखें फैल गई और वो कहती हैं, दो पीढ़ियों का। लेकिन इस पर राजेंद्र ने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा अब यहाँ पर वासु की नज़रों से धीरे धीरे धुंधला होने लगा था। वासु को यहाँ पर राजेंद्र को इस तरह से धुंधला सा होता देखकर वासु घबरा जाती है और वो यहाँ पर राजेंद्र जी कहती रह जाती है। और अगले ही पल मानो राजेंद्र वहाँ से गायब हो गए। इधर वासु ने घबरा कर अब चारों तरफ देखा और वो कहती है, राजेंद्र जी कहाँ गए आप? उसकी आवाज़ अब यहाँ पर पूरे कमरे में गूंज उठी, लेकिन अब उसके सामने कोई भी नहीं था। जहाँ कुछ क्षण पहले राजेंद्र खड़े थे, वहाँ अब सिर्फ एक खाली जगह थी। वासु की आंखों में आंसू भर गए। अब वो यहाँ पर बेतहासा उसे ढूंढने लगी, लेकिन उसे कोई भी उत्तर नहीं मिला। आखिरकार अब वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। शायद वो खुद को संभालना चाहती थी। तभी वासु के कानों में एक मासूम सी आवाज़ आती है, माँ। और जैसे ये आवाज़ वासु के कानों में गई तो वासु की सांस अचानक से ही रुक गई। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और आवाज़ की दिशा में देखा। जैसे ही वो उधर देखती है तो उसके सामने उसकी बेटी अवंतिका खड़ी थी। उसे देखते ही वासु की आंखों में आंसू आ गए। उसके चेहरे पर अचानक ममता उभर आई। वासु ने अपनी बेटी की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, अवंतिका, मेरे बच्चा, मेरे पास आओ। अवंतिका कुछ पल वहीं पर खड़ी रहकर बस अपनी माँ को देखती रही। अवंतिका को वहीं पर ही खड़ा देखकर अब यहाँ पर वासु कहती है, क्या हुआ अवंतिका, इधर आओ ना। तो भी यहाँ पर अवंतिका मासूमियत से अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं माँ, हम अभी आपके पास नहीं आ सकते। अब ये सुनकर तो वासु की आंखों में एक सवाल उतर आया। अब वासु को लगता है कि कहीं इसका कारण वो तो नहीं है जब
वो वैजंती और वो दोनों आमने सामने थी और अवंतिका ने दोनों को एक साथ देख लिया था। इसलिए वासु अवंतिका से कहती है, लेकिन आपको मेरे पास क्यों नहीं आना? तो अवंतिका धीरे से कहती है, हम तो अनंता के साथ खेलने जा रहे हैं, और हाँ, अनंता के पापा ने कहा है कि आप अभी बीमार हैं, इसलिए हमें आपसे दूर रहना होगा, आपको अभी आराम की ज़रूरत है। ये सुनकर तो वासु का चेहरा उतर गया। अपनी ही बेटी उसके सामने खड़ी थी, लेकिन वो उसे छू तक नहीं सकती थी। अवंतिका ने अब मासूमियत से आगे कहा, हम तो बस आपको यहाँ पर देखने के लिए आए थे, अब हम जा रहे हैं। वासु कुछ कह पाती कि उससे पहले ही अवंतिका अब वहाँ से चली गई। वासु बस उसे जाते हुए ही देखती रह गई। उसके होठों से कोई आवाज़ नहीं निकली। उसके सामने उसकी बेटी थी, लेकिन माँ होकर भी वो अपनी बेटी को अपने सीने से नहीं लगा सकती थी। दिन ऐसे ही गुजरते रहे, 1 2 3 ऐसे ही दिन ऐसे बीतते बीतते बहुत दिन हो गए थे। इधर वासु की देखभाल के लिए वहाँ पर एक दासी को रखा गया था, जो यहाँ पर सभी बच्चों की दाई माँ भी रह चुकी थी। वह वासु की सेवा तो पूरी लगन से करती थी, लेकिन उसके व्यवहार में वासु को लेकर कुछ अजीब जरूर महसूस होता था, जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। दासी उसके लिए खाना लाती, दवाइयाँ देती, उसके कपड़े बदलवाने में उसकी मदद करती, और जब वासु को चलने की कोशिश करनी होती तो उसका हाथ पकड़कर उसे सहारा भी देती थी। लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा ही एक अजीब सी गंभीरता रहती थी। वो वासु से ज़रूरत से ज़्यादा बातें नहीं करती थी, जैसे उसके मन में वासु के लिए बहुत ही कुछ था, लेकिन वह सब कुछ अपने भीतर दबाए बैठी थी। धीरे धीरे अब वासु की हालत में सुधार आने लगा। एक दिन वही दासी उसका हाथ थामकर उसे कमरे में कुछ कदम चलने की कोशिश करवा रही थी। वासु लड़खड़ाते हुए ही अब आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक उसके मन में एक सवाल आया। वो भी यहाँ पर दासी यानी कि अब इस दाई से पूछती है, शांतनु कहाँ पर हैं? अब दाई के कदम उसी पल रुक गए। उसने वासु की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए एक अजीब सी उदासी दिखाई दी, और अब वो धीमे स्वर में कहती है, आज आपने उन्हें शांतनु बोल दिया है, लेकिन अब वो शांतनु नहीं है। ये सुनते ही तो वासु की भौहें सिकुड़ गई। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि ये ऐसे क्यों बोल रही है। इसलिए वो हैरानी से कहती है, क्या मतलब है आपका? तो वो दाई अब गहरी सांस लेते हुए ही कहती है, अब वो वेंकटेश्वर अय्यर है। ये सुनकर तो वासु के चेहरे का विश्वास उतर गया। वेंकटेश्वर अय्यर? वो कैसे? दासी ने अपना सिर हिलाया और अपनी आवाज में दर्द भरी आवाज से कहा, हमारे ही अपने लोग हमारे खिलाफ हो गए हैं रानी साहिबा। उन्हें अपने बेटे को खुद से दूर करना पड़ा, और इतना ही नहीं। ये कहते हुए वो कुछ पल के लिए चुप हो गई। इधर उसे चुप देखकर वे वासु बेचैन होने लगी थी। अब दासी धीरे से कहती है, उन्होंने अपनी बेटी को भी खुद से अलग कर दिया है। वासु का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया, और वो कहते हैं, अपनी बेटी को भी? तो दासी ने हाँ में भरते हुए कहा, हाँ, यहाँ पर सभी लोग अब उन्हें गुरुदेव के नाम से जानते हैं। अब वो यहाँ पर अपना एक आश्रम चलाते हैं। लोग दूर दूर से उनके पास आते हैं। वासु के मन में राजेंद्र की कहीं बात अब अचानक गूंज उठी कि आने वाले वक्त में तुम्हारे सामने सारा सच आ जाएगा, और फिर यह इंतजार शायद 2 पीढ़ियों का भी हो सकता है। ये बात याद आते ही तो वासु की आंखों में एक नई बेचैनी उतर आई। उसने अब दाई से पूछा, अगर मुझे उनसे मिलना हो तो दाई ने उसकी तरफ देखकर कहा। उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी, जैसे वो जानती हो कि वासु का यह मिलना आने वाले वक्त में बहुत कुछ बदल सकता है। अब वो धीमे स्वर में कहती है, अगर आपको गुरुदेव से मिलना है तो आपको उनका इंतजार करना होगा। मैं आपका संदेश गुरुदेव तक पहुंचवा दूंगी। इतना कहने के बाद अब वहाँ पर वो दासी वहाँ से चली जाती है तो वासु वहीं पर ही बैठी रह गई। उसका मन जैसे सवालों के एक ऐसे जाल में उलझ चुका था जिसका कोई सिरा अब उसे दिखाई ही नहीं दे रहा था। उसे रह रहकर राजेंद्र की बातें भी याद आ रही थी, और अवंतिका का उससे दूर रहना, शांतनु का अपना नाम बदल लेना, गुरुदेव वेंकटेश्वर अय्यर और गुरुदेव और अब 2 पीढ़ियों के इंतजार की बात। ये सारे के सारी ही बातें, ये सारी की सारी कड़ियाँ ही उसके ख्यालों में इतनी गहरी बन गई थी कि उसे समय के बीतने का जरा सा भी एहसास नहीं हुआ।
कमरे में कब रोशनी बदल कर शाम की धुंधली रोशनी में बदल गई, वह वासु को ये पता ही नहीं चला। तभी अचानक से उसके कानों में एक जानी पहचानी फिर से आवाज पड़ी, वासु तुमने मुझे याद किया। ये सुनकर तो वासु अब एकदम से उस तरफ मुड़कर देखती है तो सामने शांतनु खड़ा था। कुछ पल तक वासु उसे बस देखती रहती है, जैसे यकीन ही नहीं कर पा रही कि वो सच में उसके सामने खड़े हैं। और फिर उसके चेहरे पर एक शिकायत उतर आई। वासु ने कहा, क्या हुआ है, इतना वक्त हो गया, तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आए। शांतनु का चेहरा गंभीर था। वो कुछ पल तक तो चुप रहता है, फिर अपनी धीमी आवाज में कहता है, वासु एक बुरी खबर है। ये सुनकर अब वासु के चेहरे पर गंभीरता आ गई और वो अब कहती है, क्या हुआ है, साफ साफ कहिए। शांतनु ने गहरी सांस ली और कहा, वासु जिस क्रूज शिप से वो सभी जा रहे थे, मेरा मतलब है कि जैसे तुमने बताया था कि वैजंती और वो जितने भी लोग वहाँ पर थे। और वो कहते हुए वो कुछ पल के लिए रुक गया। ये सुनकर तो उसकी धड़कनें और भी तेज हो गई थी, क्योंकि उस क्रूज में उसका बेटा भी था। इसलिए अब यहाँ पर शांतनु कहते हैं कि क्षमा करना वासु, वो क्रूज शिप डूब गया है। यह सुनकर तो वासु की आंखें फैल गई। अब शांतनु ने भारी आवाज में कहा, जितने भी लोग उस जहाज में थे सबके डूबकर मर जाने की खबर सामने आई है। ये सुनकर तो मानो वासु एक पत्थर की मूर्ति सी बन गई थी। अब शांतनु आगे कहते हैं, यहाँ तक के वसुंधरा रावत भी, वो भी। वासु ने अब तुरंत सिर हिला दिया और कहती है, नहीं। अब उसकी आवाज कमरे में गूंज गई, क्योंकि वसुंधरा रावत तो वही थी, लेकिन वहां पर क्योंकि वैजंती वसुंधरा रावत बनकर गई थी, इसलिए अब ये वासु के लिए कोई इतना आसान सदमा नहीं था, क्योंकि इसका मतलब यही था कि खुद वासु ही इस दुनिया के सामने अब मर चुकी है। अब यहाँ पर वो वासु कहती है, लेकिन शांतनु जो दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है। शांतनु अब उसकी तरफ हैरानी से देखते हैं और अब वहाँ पर अब वो कहते हैं, लेकिन तुम ऐसे कैसे कह सकती हो। वासु अपनी दृढ़ आवाज में कहती है, क्योंकि मुझे उस वैजंती के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये जरूर उसी का फिर से कोई नया षड्यंत्र है। अब ये सुनकर शांतनु कुछ नहीं बोला और अब वासु कहती है, वो जितना दिखा रही है कहानी उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। मैं जानती हूँ इसमें कुछ ऐसा है जो हमसे छिपाया जा रहा है। अब ये सुनने के बाद शांतनु अब उसकी बात को सुनकर कुछ देर तक सोचने लग जाते हैं और कुछ देर सोच के बाद अब कहते हैं, वैसे वासु हमें अब आज़ादी मिल चुकी है और हाँ अब मैं भी अपने काम में व्यस्त हूँ, लेकिन तुम्हें किसी भी तरह की अगर मेरी कोई भी मदद चाहिए हो तो तुम मुझे बता सकती हो। वासु कुछ पल तक शांतनु को देखती रहती है, फिर उसके चेहरे पर एक दृढ़ता आ गई और उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, हाँ शांतनु, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये सुनकर अब शांतनु ने पूछा, कैसी मदद वासु। तो अब यहाँ पर वासु उसकी आंखों में देखते हुए ही कहती है, मुझे इस पूरे सच तक पहुँचना है और इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन उससे भी पहले सबसे पहले शांतनु मुझे ये बताओ कि सिकंदर कहाँ पर है। सिकंदर का नाम सुनते ही तो शांतनु के चेहरे के भाव ही बदल गए। उसने तुरंत अपने माथे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, नाम मत लो वासु उसका, अरे उस लड़के ने मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है। वासु उसे देखकर अब हल्का सा मुस्कुरा दी। तो अब शांतनु ने झुंझलाते हुए कहा, अरे मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि ये लड़का हमारे महाराज का अंश कैसे हो सकता है। अरे मेरा आधा समय बाकी बच्चों के पीछे निकल जाता है और आधा समय सिर्फ एक अकेला सिकंदर ले लेता है। वासु कुछ पल तक तो शांतनु को देखती रही, फिर उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसने अब शांतनु को गंभीर होकर कहा, शांतनु मुझे तुम्हें कुछ बताना है। शांतनु उसकी तरफ देखते हैं तो उधर वासु ने उसकी आंखों में अब देखते हुए कहा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी बात को सुनोगे और समझोगे भी। ये सुनकर तो शांतनु का चेहरा और भी गंभीर हो गया कि आखिर वासु क्या कहना चाहती है। और अब वो वासु को कहते हैं, हाँ बताओ वासु। तो इसके बाद वासु ने उसे वो सारी की सारी बातें बता दी जो अब तक उसके मन में दबी हुई थी।
वो उसे सब कुछ बता देती है। जब वहाँ पर सिकंदर और अवंतिका उस रहस्यमयी चीज तक पहुँचे थे, यानी वो उसके उस गुप्त कक्ष में मिले थे जहाँ पर वो दोनों बेहोश मिले थे, वो सारी की सारी बातें, उसका रीजन वो यहाँ पर अब शांतनु को बता देती है। वासु सब कुछ बताते हुए खुद भी कई बार भावुक हुई, लेकिन उसे एक भी बात नहीं छिपाई। शांतनु अब चुपचाप उसकी पूरी बात सुनता रहा। जब वासु की बात खत्म हुई तो कुछ देर तक अब कमरे में खामोशी छाई रही। शांतनु अब कहता है, वासु मुझे तो अभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। उसने अपना सिर पकड़ लिया। ये सब करने की जरूरत क्या थी तुम्हें? वासु ने उसकी तरफ देखा तो शांतनु ने कहा, और सबसे बड़ी बात, वो चीज अवंतिका और सिकंदर तक पहुंची कैसे? वासु ने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहती है, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती, लेकिन इस वक्त तुम्हें मेरी मदद करनी होगी शांतनु। शांतनु ने उसकी तरफ देखा तो वासु ने दृढ़ होकर कहा, याद रखना, सिकंदर को भी इस दुनिया से छिपाने का वक्त आ गया है। हम सिकंदर को इस दुनिया के सामने नहीं ला सकते हैं। और ये सुनकर तो शांतनु की आंखों में गंभीरता उतर आई, लेकिन अब वो वासु को भरोसा दिलाते हुए ही कहता है, इसकी चिंता तुम मत करो। उसकी आवाज में भी यहाँ पर इस बार पूरा विश्वास था। आज से अवंतिका और सिकंदर की जिम्मेवारी मेरी है। ये कहते हुए ही वो यहाँ से अब शांतनु चले जाते हैं और धीरे धीरे यहाँ पर कुछ दिनों तक सब कुछ इसी तरह चलता रहता है। शांतनु अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हो जाते हैं और वासु भी अपने भीतर चल रहे सवालों के जवाब अब तलाशती रहती है। दोनों के बीच जो बात तय हुई थी उसके मुताबिक अवंतिका और सिकंदर की जिम्मेदारी धीरे धीरे शांतनु संभालने लगा था, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि वासु के मन में क्या चल रहा था। और शायद यही वजह थी कि एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। एक दिन शांतनु वासु से मिलने के लिए फिर से उसके कमरे में आया। उसने कमरे के बाहर से वासु को आवाज लगाई, लेकिन इस बार वासु का कोई भी जवाब नहीं आया। शांतनु ने दोबारा से वासु को पुकारा, लेकिन फिर अब इस बार भी अंदर से आवाज नहीं आई, इसलिए अब वो कमरे के अंदर चला गया। लेकिन जैसे ही शांतनु कमरे के अंदर जाते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं था। कमरा पूरी तरह से खाली था। शांतनु कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। उसने हैरानी से इधर उधर देखा और वो वासु कहता रहा। वो कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक देखने लगा, जैसे उसे उम्मीद हो कि शायद वासु कहीं छिपी होगी, लेकिन वहाँ अब सिर्फ एक खामोशी थी। तभी अचानक उसकी नज़र एक कागज पर पड़ी। कागज कमरे में एक जगह पर रखा हुआ था। शांतनु तुरंत उसके पास गया। उसने कागज उठाया और उसे पढ़ने लगा। जैसे जैसे उसकी नजरें उन शब्दों पर आगे बढ़ती गई, उसके चेहरे की परेशानी बढ़ती चली गई। कुछ देर बाद उसने कागज को अपने हाथों में दबा लिया और अपने मन में कहा, आखिर तुम कहाँ चली गई हो वासु? उसकी आंखों में बेचैनी थी और वो कहता है, वो भी मुझे बिना बताए। अब शांतनु कुछ देर तक वहीं खड़ा उस खाली कमरे को देखता रहा, लेकिन उसके पास वासु के जाने का कोई भी जवाब नहीं था। शांतनु की कहानी यहीं तक पहुंची थी कि सामने बैठे उस शख्स ने अब अपनी बात यहाँ पर रोक दी। वही शख्स जो अभी स्वाति को ये सब कुछ बता रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, यही है वो कहानी जो मैंने आपको अभी सुना दी है। उसकी बात सुनकर स्वाति कुछ पल तक बिल्कुल शांत बैठी रही। उसके मन में अब तक कई सारी बातें घूम रही थी और फिर उसने बेचैनी से पूछा, उस दिन के बाद वासु कहाँ चली गई थी? क्या इसके बारे में किसी को कोई भी अंदाजा नहीं है? उस शख्स ने धीरे से सिर हिला दिया, नहीं। और फिर उसने बेहद गंभीर स्वर में कहा, जैसे बिना बताए वासु अपनी बेटी को छोड़कर चली गई। स्वाति की आंखों में अब सवाल उतर आया। अब वो शख्स आगे कहता है, जैसे रानी अवंतिका को अपनी ही बेटी से अलग होना पड़ा और उसके बाद आपने भी तो अपनी बेटी से वियोग सहा है। ये सुनकर स्वाति चुपचाप सब कुछ सुनती रही, क्योंकि बात तो सही थी। वासु ने अपनी बेटी को छोड़ा तो अवंतिका ने स्वाति को छोड़ना पड़ा और स्वाति को भी तो अनिका को छोड़ना पड़ा था। इसमें कोई भी दो राय नहीं थी। इधर वो शख्स सब कुछ पल रुका और बोला, और उसके बाद हमारी रानी अनिका ने भी तो अपने दोनों बेटों के साथ उस वियोग को सहा ही है। ये सुनकर तो स्वाति के चेहरे के भाव बदल गए। वो शख्स कुछ आगे कहने ही वाला था कि उसने अचानक कहा, छोटे युवराज के बारे में तो उन्हें पता ही
था वो तो उन्हें बाद में पता चला है। उस शख्स की बात पूरी होते ही स्वाति कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। उसके मन में जैसे कई पुराने सवाल अब एक साथ जाग उठे थे। वो अब धीमी आवाज में कहती है, ये सब कुछ तो होना ही था ना, लेकिन आपने अभी तक मुझे ये सच नहीं बताया है कि फिर आप कौन हैं, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं। वो शख्स अब चुप रहा। स्वाति ने उसकी तरफ देखते हुए आगे पूछा, और इतना सब कुछ आप कैसे जानते हैं? आपको उन सभी घटनाओं के बारे में इतनी बारीकी से कैसे पता है? अब ये सुनकर कुछ पल तो इस कमरे में खामोशी छाई रही, लेकिन अब वो शख्स धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने स्वाति की आंखों में देखते हुए कहा, मैं उन 10 लोगों में से एक हूँ जिन्होंने अपनी रायत रियासत को बर्बाद कर दिया था। स्वाति की आंखें फैल गई। वो शख्स बिना अपनी नजरें हटाए अब आगे बोला, और आज भी आपकी रियासत के लोग मुझे ही मारना चाहते हैं, क्योंकि मैं उन 10 लोगों में शामिल था ना। स्वाति के चेहरे पर गुस्सा और हैरानी दोनों उतर आए, लेकिन उस शख्स ने अगली बात कहकर उसे और भी बड़ा झटका दे दिया। अब वो शख्स कहता है, और हाँ, मैं वही हूँ जिसने हमारे महाराज शांतनु को वो बद्दुआ दी थी। अब यहाँ पर स्वाति कुछ पल उसे देखती रही। फिर उसके मन में एक और सवाल उठा। उसने तुरंत पूछा, क्या उन्हें भी धोखे से मारा गया था? मतलब वो भी यहाँ पर गुरुदेव के बारे में पूछती है। उस शख्स की आंखों में एक पल के लिए पुरानी यादों की एक परछाई उतर गई, और अब उसने धीरे से कहा, हाँ, उन्हें भी धोखे से मारा गया था। ये सुनकर तो स्वाति की सांस जैसे अटक गई थी, क्योंकि स्वाति को इसके बारे में पता ही नहीं था। अब वो शख्स आगे कहता है, उनके साथ जिसने धोखा किया था उसे आपकी माँ अच्छी तरह से जानती है। स्वाति ने हैरानी से पूछा, मेरी माँ जानती है? वो शख्स अब सिर हिलाते हुए बोलता है, हाँ, क्योंकि उस वक्त आपकी माँ वहीं पर थी। स्वाति के मन में तो जैसे अब सवालों का एक तूफान उठ गया कि ये सब क्या हो रहा है। जिस सच को वो इतने समय से तलाश रही थी, वह हर जवाब के साथ और भी रहस्यमयी होता जा रहा था। स्वाति के साथ सेम वैसे ही हो रहा था जैसे अनिका के साथ हुआ था, जब वो अपनी माँ का सच जानने के लिए परत दर परत जैसे ही परत खोलने की कोशिश करती, तो वो और भी सवालों में घिर जाती थी। फिर अचानक उसे अपने सबसे बड़े सवाल का ध्यान आया। अब स्वाति ने बेचैनी से पूछा, और महाराज रणविजय वो कहाँ पर है? वो कुछ पल रुकी और फिर अपनी आवाज़ धीमी करते हुए ही बोली, मेरा मतलब है, क्या वो भी अभी इस वक्त जिंदा भी है या नहीं? उस शख्स के होठों पर अचानक एक हंसी की मुस्कान आ गई। स्वाति उस मुस्कान को देखकर और भी उलझ गई कि आखिर वो उसकी बात पर हंस क्यों रहे हैं। उसने अब शांत स्वर में कहा, उनकी मौत तो उसी वक्त हो गई थी। स्वाति की आंखों में बेचैनी थी। वो शख्स अब आगे बोला, जब वो यहाँ पर अपने पापों को धोने के लिए आए थे, तभी उनकी मौत हो गई थी। यही गंगा नदी में उन्होंने जल समाधि ले ली थी अपने पापों को धोने के लिए। ये उनकी खुद की सब इच्छा थी। अब ये सुनकर तो स्वाति की आंखें नम हो गई, लेकिन उस शख्स की आवाज़ में अभी भी एक रहस्य छिपा हुआ था। और अब उसने कहा, वो खुद को उस गलानी से बाहर निकालना चाहते थे, क्योंकि उनके हाथों से एक बेगुनाह की मौत हुई थी। वो शख्स अब यहाँ पर एक गहरी सांस लेते हुए ही कहते हैं, इसलिए तो कहा जाता है ना, चाहे भले ही 10 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। स्वाति अब चुपचाप उसकी बात सुन रही थी। उस शख्स की आवाज़ में एक पछतावा साफ साफ दिखाई दे रहा था। और अब वो कहता है, हमारे महाराज ने एक बेगुनाह को सजा दी थी। यही वजह थी कि वो खुद को भी कभी माफ़ नहीं कर पाए। स्वाति के मन में तुरंत एक और सवाल उठा और उसने पूछा, लेकिन क्या उन्हें अपने बेटे की चिंता नहीं थी? वो कुछ पल रुकी और पूछती है, मेरा मतलब है विजय रावत की, क्योंकि चलो जब उन्हें पता चला कि वासु मतलब यानी वो बहरूप या बेजंती ने उसने अवंतिका को पानी में फेंक दिया, तो तब विजय तो उनके साथ ही था ना, तो वो उन्हें कैसे छोड़कर जा सकता था?
उस शख्स ने स्वाति की तरफ देखा और शांत स्वर से कहा, विजय विजय रानी वासु के बेटे नहीं थे। ये सुनकर तो स्वाति एकदम से ही चौंक जाती है। उसे उस बात पर यकीन ही नहीं हुआ और वो उसके मुंह से निकल जाता है, क्या क्या कहा आपने? तो वो शख्स कहता है, हाँ, वो वासु के बेटे नहीं थे, बल्कि वो महाराज के बेटे थे। ये सुनकर तो स्वाति के चेहरे पर उलझन साफ साफ दिखाई देने लगी। अब वो आगे कहती है, मैं कुछ समझी नहीं। तब उस शख्स ने धीरे धीरे उसे वो सच बताया जिसे शायद राजघराने ने वर्षों से अपने भीतर दबा कर रखा था। राजघराने में एक राजा के संबंध कई स्त्रियों से होना कोई ऐसा मान्य बात नहीं थी। वो शख्स अब अपनी बात आगे बढ़ाता रहा और स्वाति खामोशी से सुनती रही। एक ऐसी ही दासी थी जिसके साथ महाराज का संबंध था। वो कुछ पल रुका। जब हमारी महारानी को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने उस बच्चे को अपना लिया। स्वाति की आंखों में अब हैरानी थी और वो कहते हैं, बिना महाराज से कोई भी शिकायत किए वासु महारानी वासु ने उसे अपना लिया था, उसे अपना नाम दिया था। अब उस शख्स ने सिर हिलाया। हाँ, उन्होंने उस बच्चे को कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वो इस राजघराने में किसी और के कारण आया है। स्वाति कुछ पल तक कुछ नहीं बोली और अब वो उसके सामने बीते हुए समय की कई घटनाएं एक दूसरे से जैसे जुड़ती हुई अब उसे नजर आ रही थी। फिर उसने गंभीर आवाज में कहा, आपकी बातों को सुनने के बाद तो मुझे इतना समझ आ गया है कि इन खतरनाक संगठनों की नींव जिस किसी ने भी रखी हो, लेकिन इसमें हाथ जरूर उस वैजयंती का ही है। अब वो शख्स कुछ नहीं बोला तो अब स्वाति ने अपना अगला सवाल किया, वैसे वसुंधरा रावत की मौत उसकी मौत कब हुई? ये सुनकर उस शख्स के चेहरे के भाव अचानक से ही बदल गए। उसने कुछ पल तक स्वाति को देखा और फिर धीमे स्वर में कहा, उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है कि उसकी मौत कैसे हुई थी। उसके लिए आप प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए।